हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज को बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों डिसऑर्डर्स के कंप्लीट लेक्चर्स जो है इसी चैनल के ऊपर अभी आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और इस तैयारी को कैसे अपन पूरा करेंगे, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन जो आ रहे हैं उनको वो बेल आइकन जो उसको दबा लो कि नोटिफिकेशन सारे आपको मिल जाएं चैनल के। लाइक कर दो वीडियो को। चलो, कुशिंग सिंड्रोम और एडिसन्स डिजीज जो आपको देखने को मिल रही है, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलती है। इनको एक बार समझते हैं। कुशिंग सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसके अंदर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बोले तो ये कुशिंग सिंड्रोम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का एक्सेस लेवल आप लोगों को देखने को मिलता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड में एक हार्मोन अगर आप याद रख सकते हो तो कोर्टिसोल आपको याद रखना है कि कोर्टिसोल का लेवल इसके अंदर एक्सेस देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चलें, इसके अंदर मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि मिनरलोकोर्टिकोइड की इफेक्ट के कारण उसकी मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे कि एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। तो कुशिंग सिंड्रोम पर मेन पॉइंट जो अपना रहेगा वो ग्लूकोकोर्टिकोइड ही रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी ईटियोलॉजी के ऊपर एक बार चलते हैं। ईटियोलॉजी की अगर बात करें, पहला पॉइंट है ईट्रोजेनिक। ईट्रोजेनिक का मतलब होता है मेडिकली इंड्यूस। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो मेडिकली इंड्यूस के अंदर अपन एक ड्रग चलती है दैट इज नोन एज प्रेडनिसोलोन। ये प्रेडनिसोलोन एक कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग है। अगर इसका प्रोलॉन्ग यूज अपन करते हैं और उसके कारण प्रोलॉन्ग यूज अगर करा, उसके कारण ये ग्लूकोकोर्टिकोइड जो आपको देखने को मिले इनका लेवल अगर बढ़ जाए तो उसको इट्रोजेनिक में अपन कंसीडर करेंगे। मेडिकली इंड्यूस इटियोलॉजी हो गई। एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच की अगर बात करें तो एसीटीएच का प्रोडक्शन कहीं और से आपको देखने को मिले। एसीटीएच का प्रोडक्शन वैसे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, पर एसीटीएच का प्रोडक्शन अगर कहीं और से देखने को मिले तो वो पर्टिकुलर क्या कोज कर देगा, वो कुशिंग सिंड्रोम कोज कर देगा जिसमें कोर्टिसोल का लेवल एक्सेस आपको देखने को मिले। जैसे कि अगर बात करें कहां कहां से हो सकता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो गया, ब्रोंकियल कार्सिनोइड हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसके अंदर तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एंड ट्यूमर की एड्रिनल ग्लैंड में हाइपरप्लेजिया देखने को मिल रहा है, ट्यूमर देखने को मिल रहा है। और ये पर्टिकुलर जो ये फंक्शनल टाइप का ट्यूमर है। कैसा है फंक्शनल टाइप का ट्यूमर? जो कि कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। वहां से जो ट्यूमर है वो ऐसी पर्टिकुलर सेल्स है जिनमें कोर्टिसोल निकल रहा है। तो ये पॉइंट पिट्यूटरी एडिनोमा या फिर इसकी अगर बात करें बेसोफिलिक एडिनोमा के नाम से भी अपन जान सकते हैं। और ये भी पर्टिकुलर फंक्शनल टाइप का ट्यूमर होगा। ये एसीटीएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एसीटीएच का जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो कोर्टिसोल को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा। क्योंकि एसीटीएच जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने के बाद एड्रिनल कोर्टेक्स पे काम करता है। और काम कैसे करता है, वो जो अपने हार्मोन्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो गए, इनको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। फिर बात ये आती है कुशिंग सिंड्रोम में, तो एक तो प्रकार इसका होता है एसीटीएच डिपेंडेंट, दूसरा प्रकार होता है एसीटीएच इंडिपेंडेंट। एसीटीएच डिपेंडेंट की अगर बात करें तो जिसमें एसीटीएच का लेवल बढ़ेगा और ये एसीटीएच का लेवल जो बढ़ रहा है ये कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देगा। एसीटीएच इंडिपेंडेंट की अगर बात करें, मतलब एसीटीएच के ऊपर इंडिपेंडेंसी है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, तो एसीटीएच इसमें नॉर्मल देखने को मिलेगा और कोर्टिसोल का सिक्रीशन आपको फिर भी ज्यादा देखने को मिलता है। कोर्टिसोल तो ज्यादा है लेकिन एसीटीएच नॉर्मल आपको देखने को मिलता है। तो एक तो एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, एक एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, ये दो आपको देखने को मिलते हैं। फिर इधर एक ग्रीन कलर से मैंने लिख रखा है कुशिंग सिंड्रोम वर्सेस कुशिंग्स डिजीज, ग्रीन कलर से। अब इसको पूरे को कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग्स डिजीज की अगर बात करें, इसमें भाई अपन इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज करते हैं। कभी कुशिंग सिंड्रोम इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कुशिंग्स डिजीज अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। दोनों में होता यही है कि हाइपर कोर्टिसोलिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन एग्जैक्ट मतलब समझने के लिए पूरा लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो कि कुशिंग सिंड्रोम क्या है, कुशिंग्स डिजीज क्या है। मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं, कंप्लीट लेक्चर में ले लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर चलते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन की अगर बात करें तो ओबेसिटी आपको देखने को मिलती है। क्या ओबेसिटी, वेट गेन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलता है। अगर फेस की अगर बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर जो फेस देखने को मिलता है वो मून फेस हो जाता है। कैसा, चांद जैसा फेस आपको देखने को मिलता है। बफेलो हम्प इस कंडीशन में देखने को मिलती है। जो भैंसिया होती है ना, भैंसिया, उसके ऊपर यहाँ पर गर्दन वाले इलाके के अंदर जो हम्प आपको देखने को मिलता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी आपको नजर आता है। इस कंडीशन में पोर्ट बेली की कंडीशन देखने को मिलती है। पोर्ट बेली का सिंपल सा मतलब होगा जो टमी वाला जो रीजन है, एब्डोमेन वाला रीजन जो है वो मटके जैसा आप लोगों को नजर आता है। रेडिश पर्पल स्ट्राई आपको नजर आती है। इवन दो फ्रेजाइल स्किन आपको इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें एकोन्थोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। और ये एकोन्थोसिस की अगर अपन बात करें, ये क्यों आपको देखने को मिलता है, इसका अगर अपन डिस्कशन करें तो ये
एसीटीएच जो बढ़ रहा है, एसीटीएच ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है। मेलानोसाइट के स्टिमुलेशन के कारण कुछ पार्ट्स के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन को एक्ॉन्थोसिस के नाम से अपन जानते हैं। इसके अंदर पैचेज पैचेज आपको स्किन के ऊपर नजर आएंगे। जैसे कि अगर बात करें, ये थाइज वाला रीजन हो गया, एब्डोमन वाला रीजन हो गया, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इंड्यूस ओस्टियोपोरोसिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ओस्टियोपोरोसिस के कारण पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, ये ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो इस कंडीशन के अंदर हिर्सुटिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट, ग्लूकोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनोसप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, कोर्टिसोल का लेवल जो बढ़ रहा है इस कंडीशन के अंदर वो हाइपरग्लाइसीमिया कोज करेगा, क्योंकि कोर्टिसोल जो होता है वो डायबेटोजेनिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, फेशियल प्लीथोरा की कंडीशन आपको इधर देखने को मिलेगी, फेशियल रेडनेस देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि कोर्टिसोल जो का लेवल जो बढ़ा है वो किसका एक्सेस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो आरबीसी के एक्सेस प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और उस कंडीशन को पॉलीसिथीमिया नाम से अपन जानते हैं। तो पॉलीसिथीमिया आपको देखने को मिलता है। और पॉलीसिथीमिया की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है इस कंडीशन में, तो हिमेटोक्रिट अगर आप लोग देखते हो तो हिमेटोक्रिट भी आपको इस कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चले, स्पेसिफिक बेसिक जानकारी जो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर अपने को ध्यान रखनी है। हाइपरग्लाइसीमिया मैंने डिस्कस कर ही दिया है कि कोर्टिसोल का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो डायबेटोजेनिक हार्मोन की तरह काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए पर्टिकुलर हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन नजर आती है। सीरम सोडियम की अगर बात करें, ये सीरम सोडियम का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलेगा, बोले तो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन और हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आएगी। हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन आप लोगों को किसके कारण नजर आ सकती है, ये मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण नजर आ सकती है। बोले तो एल्डोस्टेरोन का अगर रिलीज आपको देखने को मिल रहा है तो उस कारण पर्टिकुलर ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम वाटर का रिटेंशन अगर करेगा तो इस कंडीशन में हाइपरटेंशन भी डेवलप होगा, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है, तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सीरम कैल्शियम लेवल इसके अंदर कम देखने को मिलेगा, बोले तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन नजर आएगी कुशिंग सिंड्रोम में। क्यों नजर आएगा, क्योंकि कोर्टिसोल का एक्सेस लेवल जो देखने को मिल रहा है ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा, और अगर अपन बात करें रीनल की तो रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा, इसीलिए सीरम कैल्शियम लेवल कम आप लोगों को देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन की कंडीशन मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट के कारण नजर आती है। वुंड हीलिंग आपको डिले देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, और हाइपरग्लाइसीमिया वो वुंड हीलिंग डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रोटीन लाइसिस इस कंडीशन में बढ़ जाएगा, और साथ के अंदर आपको हंचबैक या बोले तो काइफोसिस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे चलते हैं कुशिंग सिंड्रोम में। हिस्ट्रिकल एक्सीडेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन सब पेशेंट्स में अपन करवाते हैं, तो इस कंडीशन में भी अपने को करवाना है। यूरिन कोर्टिसोल और प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल आप लोग चेक कर सकते हो। यूरिन कोर्टिसोल भी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, प्लाज्मा कोर्टिसोल भी लेवल आपको बढ़ा देखने को मिलेगा। एसीटीएच की नॉर्मल कंसंट्रेशन आप लोग जांच सकते हो। एसीटीएच आपको एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम के अंदर बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, सीरम ग्लूकोज को मॉनिटर करना ही अपने को पड़ेगा, और सीबीसी अपने को करवानी पड़ेगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में मेनली सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के ऊपर फोकस कर देना। नेक्स्ट पॉइंट है डेक्सामेथासोन ओवरनाइट सप्रेशन टेस्ट। इसकी अगर अपन बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग्स डिजीज, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए डेक्सामेथासोन ओवरनाइट सप्रेशन टेस्ट अपन करते हैं। पूरा लेक्चर फिर मैं बोल रहा हूं, अलग से लेक्चर पूरा अपलोड आपको देखने को मिलेगा, तो वो पर्टिकुलर वहां से आप देख सकते हो क्या चीजें होती है। मैं शॉर्ट के अंदर आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूं। मैनेजमेंट की अगर बात करें कुशिंग सिंड्रोम में, तो ड्रग्स थेरेपी की अगर बात करें तो एक ड्रग तो होती है मिटोटेन, एक होती है कीटोकोनाजोल। ये ड्रग्स का अपन इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर। डाइट की अगर बात करें, क्योंकि ये प्रोटीन लाइसिस को बढ़ा रहा है तो इसके अंदर प्रोटीन की कमी देखने को मिलेगी, तो हाई प्रोटीन डाइट अपने को पेशेंट के अंदर देनी है।
नेक्स्ट अगर बात करें पोटेशियम का लॉस आपको देखने को मिलता है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन नजर आ रही थी, तो इस कंडीशन में हाई पोटेशियम डाइट का अपन इस्तेमाल करते हैं और हाई कैल्शियम डाइट का अपन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है सोडियम को रेस्ट्रिक्ट करने की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट ज्यादा है, तो सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देना इसके अंदर। आ रही बात समझ में? क्योंकि वापस बोल देता हूं, मिनरलोकोर्टिकोइड बोले तो एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन इफेक्ट अगर है तो सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, हाइपरनेट्रीमिया डेवलप होगा, इसीलिए पर्टिकुलर सोडियम को रेस्ट्रिक्ट कर देना। सर्जरी के तौर पर अगर चले तो पहली सर्जरी जो है उसको हाइपोफिजेक्टोमी के नाम से अपन जानते हैं। हाइपोफिजेक्टोमी का मतलब होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन सर्जिकली रिमूव कर दे। तो ये पॉइंट अपन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोज में बेसोफिलिक एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा अपन ने लिखा है, तो अगर पिट्यूटरी ओरिजिन है और पिट्यूटरी ओरिजिन के कारण एसीटीएच का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो हाइपोफिजेक्टोमी करने से ही अपना पर्सन मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एड्रीनलेक्टोमी अपन करेंगे। एड्रीनलेक्टोमी में एड्रिनल ग्लैंड का सर्जिकल अपन रिमूवल करेंगे, और एड्रीनलेक्टोमी अगर अपन ने कर दी है तो पेशेंट को कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर अपने को लेना पड़ेगा। ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाइपोफिजेक्टोमी की अगर बात करें तो हाइपोफिजेक्टोमी के अंदर अपन सर्जिकल रिमूवल पिट्यूटरी का करते हैं, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी वहां पर भी आप लोगों को जरूरत हो जाएगी, और एड्रेनलेक्टोमी में ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड आपको देखने को मिलेगा। इधर एक नेल्सन सिंड्रोम लिख रखा है, बाइलेटरल एड्रीनेलेक्टोमी अगर करते हैं तो उसमें नेल्सन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। और नेल्सन सिंड्रोम होता क्या है, ये फिर वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो कि नेल्सन सिंड्रोम क्या कंडीशन होती है, कैसे डेवलप हो जाता है, वो पूरे वीडियो में अपलोडेड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। अब अपन एडिसन्स डिजीज का डिस्कशन करते हैं। ये जस्ट इससे अपोजिट कंडीशन है, इधर एक्सेस में लेवल हो रहा था, इधर जो हार्मोन्स है इनका लेवल कम देखने को मिलेगा। तो हाइपोफंक्शन देखने को मिलता है एड्रिनल कोर्टेक्स का, और हाइपोफंक्शन के कारण कोर्टिसोल भी कम देखने को मिलता है, एल्डोस्टेरोन भी कम देखने को मिलता है, और सेक्स हार्मोन भी कम देखने को आपको मिलते हैं, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स वाले रीजन से ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन इनका प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, या एंड्रोजन्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। एडिसन्स डिजीज की अगर बात करें तो तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है। एडिसन्स डिजीज भी आप बोल सकते हो, एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो। अगर इनकी बात करें, प्राइमरी एडिसन्स डिजीज, सेकेंडरी एडिसन्स डिजीज, टर्सरी एडिसन्स डिजीज। प्राइमरी एडिसन्स डिजीज की अगर बात करें, मेन समस्या एड्रिनल ग्लैंड के अंदर है। एड्रिनल ग्लैंड से कोर्टिसोल, मिनरलोकोर्टिकोइड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को प्राइमरी एडिसन्स डिजीज के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में अगर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो कोर्टिसोल नहीं होगा प्रोड्यूस, और कोर्टिसोल अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो इसके रेस्पॉन्स के अंदर एसीटीएच का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। वो एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच का प्रोडक्शन कर रही होगी, और इसी कंडीशन में अगर एसीटीएच प्रोड्यूस हो रहा है तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा, और इसमें आपको ब्रोंज स्किन आपको नजर आने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी के अंदर एड्रिनल ग्लैंड आपकी नॉर्मल है, तो एड्रिनल ग्लैंड पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन समस्या पिट्यूटरी में है। पिट्यूटरी डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलता है, तो पिट्यूटरी डिस्फंक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो एसीटीएच की डेफिशिएंसी होगी, और एसीटीएच की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो जो कोर्टिसोल होता है, कोर्टिसोल का प्रोडक्शन आपको कम देखने को मिलेगा। क्लियर बात? ये पॉइंट। टर्सरी पे चलें, हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। इसमें मेन समस्या हाइपोथैलेमस में है, और हाइपोथैलेमस में अगर मेन समस्या आपको देखने को मिलती है तो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो सीक्रेट होता है, जो कि एसीटीएच के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और एसीटीएच जो है वो एड्रिनल कोर्टेक्स में ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, वो पर्टिकुलर नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमिक डिस्फंक्शन के कारण सीआरएच कम देखने को मिलता है, और इसीलिए पर्टिकुलर एसीटीएच भी नहीं होता है, और इसीलिए पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कस करें तो ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ईटियोलॉजी के ऊपर आ जाते हैं एक बार। इडियोपैथिक एड्रिनल एट्रोफी पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है, जिसमें ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या फिर कंजेनाइटल लिपिड एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है, उसके कारण भी देखने को मिलता है। और इस कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया क्यों होता है? क्योंकि कोर्टिसोल का प्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड से हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसके अंदर 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो उस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं होता। टीबी की अगर बात करें तो किसी पर्टिकुलर पर्सन में नेक्स्ट पॉइंट जो है टीबी की, प्राइमरी टीबी था, और वो पर्टिकुलर हिमेटोजीनस रूट से स्प्रेड करके कहां गया? एड्रिनल ग्लैंड पर गया, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या कर दिया? उसको डैमेज कर दिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। हिस्टोप्लाज्मोसिस जैसे फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं,
एड्स की भी आप लोग बात कर सकते हो, क्योंकि एड्स में इम्यूनो सप्रेशन देखने को मिलता है, तो हिस्टोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं और साइटोमेगालोवायरस के इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। तो एड्स में हिस्टोप्लाज्मोसिस और सीएमवी जो है वो एड्रेनल ग्लैंड को क्या करता है, डैमेज कर सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। ड्रग्स की अगर बात करें, कीटोकोनाजोल आप लोग ध्यान रख सकते हो, जो कि किसके लेवल को कम कर दे, कोर्टिसोल के लेवल को कम कर दे। ये एक एंटी फंगल ड्रग होती है। टेमोक्सिफेन की अगर बात करें तो ये भी पर्टिकुलर एडिसन्स डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, और ये टेमोक्सिफेन एंटी कैंसर ड्रग है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स आप लोग ध्यान रख सकते हो। इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि कोई भी एड्रेनल ग्लैंड, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। आप एड्रेनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं कि कुछ भी चीजें जो हैं वो कहां पर चली गई हैं, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर चली गई, और वो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर डिपॉजिट हो गई, एक्यूमुलेट हो गई है, और फिर पर्टिकुलर उसने कंडीशन कोज कर दी है। तो इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर, जैसे कि अगर बात करें हीमोक्रोमेटोसिस, आयरन इधर डिपॉजिट हो गया है और उसने एडिशंस डिजीज कोज कर दिया कि एड्रेनल ग्लैंड के फंक्शंस आपको देखने को नहीं मिले। या फिर अगर अपन और बात करें तो इसमें अमाइलोडोसिस हो गया कि अमाइलोइड प्रोटीन्स इधर डिपॉजिट हो गए, और वो पर्टिकुलर एबनॉर्मल टाइप के प्रोटीन्स है, वो पर्टिकुलर एड्रेनल ग्लैंड को डिसफंक्शन कोज कर सकते हैं, हाइपोफंक्शन कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम की एक बार बात कर लेते हैं। इस कंडीशन के अंदर आपको देखने को क्या मिलता है, इस कंडीशन के अंदर नाइजीरिया मेनिंजोकोकाई नाम का बैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है। उसके कारण सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, और वो पर्टिकुलर एड्रेनल हेमरेज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, और एड्रेनल हेमरेज अगर हो गया तो हाइपोफंक्शन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, हाइपोफिजेक्टोमी की कंडीशन अपन ने लिख रखी है। किसी का अगर सर्जिकल रिमूवल ही कर दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो उसके कारण आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड अगर नहीं है तो एसीटीएच का प्रोडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसीटीएच ही कोर्टिसोल का प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब एसीटीएच है नहीं तो कोर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, बोले तो हाइपोफंक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एड्रीनलेक्टोमी, किसी की एड्रेनल ग्लैंड ही सर्जिकली अपन ने रिमूव कर दिया है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान रखना, एड्रेनलेक्टोमी अगर कर दिए तो ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड थेरेपी पे अपन लेते हैं। अगर दोनों ही अगर कर दिए एड्रेनल ग्लैंड रिमूव, जिसको बाइलेटरल एड्रेनलेक्टोमी अपन बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन पर्सन को लाइफ लॉन्ग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, सडन विड्रॉल ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। अचानक से ग्लूकोकोर्टिकोइड चल रहे थे एडिसन्स डिजीज वाले पेशेंट में, तो अचानक से इन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को बंद कर दे। भाई बंद मत कर देना, अगर बंद कर दोगे तो उस कंडीशन में एडिसन्स क्राइसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो एडिसन्स क्राइसिस पर्टिकुलर ये पॉइंट अपन ने लिख रखा है। पूरे पॉइंट एडिसन्स क्राइसिस में क्या होता है, एडिसन्स क्राइसिस की कंडीशन एक इमरजेंसी कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, इमीडिएट इंटरवेंशन इसके अंदर चाहिए। पूरा लेक्चर पर्टिकुलर एडिसन्स डिजीज का अपलोड होने वाला है, उसके अंदर एडिसन्स क्राइसिस को भी मैंने कवर किया है, तो वो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इधर ये पॉइंट ध्यान रखना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में उधर हाइपरग्लाइसीमिया था, इधर हाइपोग्लाइसीमिया, इधर प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस आपको देखने को मिलती है, और एसीटीएच का प्रोडक्शन इधर देखने को मिल रहा है। प्राइमरी एडिशंस डिजीज में तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन नजर आती है, ब्रोंज स्किन इधर भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, उधर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ था तो पॉलीसीथीमिया, इधर एनीमिया, हिमेटोक्रिट का लेवल इसमें कम देखने को मिलेगा। लिथार्जी की कंडीशन देखने को मिलती है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, और हाइपोवोलेमिया के कारण वेट लॉस। ये क्यों देखने को मिलता है हाइपोवोलेमिया? क्योंकि इस कंडीशन में एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी अगर आपको देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में हाइपोवोलेमिया आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। वाटर का रिटेंशन अगर नहीं हो पाएगा तो हाइपोवोलेमिया, वेट लॉस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, और हाइपोवोलेमिया के कारण बीपी लो आपको देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन की कंडीशन नजर आएगी, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इंपोर्टेंस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर कम आपको देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स इन फीमेल्स, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर स्पेसिफिक बात करें, हाइपोग्लाइसीमिया इधर नजर आ रहा है, इधर सीरम सोडियम कम देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, सीरम सोडियम और सीरम पोटेशियम ये जो है इनके लेवल, इधर सीरम सोडियम कम है और सीरम पोटेशियम ज्यादा है। ये क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इधर एल्डोस्टेरोन की कमी आपको देखने को मिलती है, तो एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम कम और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन, और सीरम कैल्शियम का लेवल आपको इधर देखने को मिलेगा, उधर कैल्शियम का लेवल कम था, इधर हाइपरकैल्सीमिया आपको नजर आता है। Am I clear और नॉट? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे।
पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे अपने को लेना पड़ेगा। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या मतलब है, अगर इन हार्मोन्स की कमी देखने को मिल रही है तो पेशेंट में एक्सोजीनस अपन हार्मोन्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन को 10 mg अपन इस्तेमाल करते हैं जो कि कोर्टिकोस्टेरॉइड है। इसका मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका ग्लूकोकोर्टिकोइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन खास बात हाइड्रोकोर्टिसोन की, तो इसको 9 बजे से पहले आपने को इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर टू मिमिक द नेचुरल रिलीज ऑफ दिस ग्लूकोकोर्टिकोइड, कि नेचुरली ग्लूकोकोर्टिकोइड जो है वो आपके सुबह के टाइम पर ज्यादा आपको इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं, बढ़ते हैं कोर्टिसोल का लेवल मॉर्निंग के टाइम पर। तो ये पर्टिकुलर हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो इसको सुबह ही अपन क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि सुबह कोर्टिसोल का लेवल एलिवेटेड देखने को मिलता है, तो 9 बजे से पहले अपने को लेना है। और हाइड्रोकोर्टिसोन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ में विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उस ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम को क्या करना है, अपने को इस्तेमाल करना है। अगर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके कारण अल्सरोजेनिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। तो अल्सरोजेनिक इफेक्ट को कम करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अपन प्रोटोन पंप इनिबिटर्स का इस्तेमाल अपन करते हैं। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स वही जो पेप्टिक अल्सर पीयूडी पेप्टिक अल्सर डिजीज की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होते हैं, वही पर्टिकुलर अपन यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्लूड्रोकोर्टिजोन एसीटेट का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की कमी है, तो एल्डोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाना है। अगर अपन बात करें एल्डोस्टेरोन का लेवल जो कम देखने को मिल रहा है मिनरलोकोर्टिकोइड की डेफिशिएंसी के कारण, अब मिनरलोकोर्टिकोइड इफेक्ट को बढ़ाना है तो फ्लूड्रोकोर्टिजोन एसीटेट अपन देंगे जो कि फ्लूइड का रिटेंशन करेगा, सोडियम का रिटेंशन करेगा। नेक्स्ट डेक्सट्रोज अपन इस्तेमाल करते हैं। क्यों डेक्सट्रोज अपन इस्तेमाल करेंगे, तो इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन नजर आ रही है, तो डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करना अनिवार्य है यहाँ पर। एंटीबायोटिक्स क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकोर्टिसोन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, हाइड्रोकोर्टिसोन का इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन आपको देखने को मिलता है, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्ट्रेनस एक्टिविटीज को अवॉइड करना है, क्योंकि स्ट्रेनस एक्टिविटीज अगर करेगा तो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर भी जा सकता है, और जो एक्टिविटीज जो आपको देखने को मिल रही है उनके कारण एडिशन क्राइसिस जो का वो ट्रिगर हो सकता है। एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन पर्टिकुलर डेवलप हो सकती है, और स्ट्रेस एक्सरसाइज वगैरह की कंडीशन में अगर पेशेंट में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स चल रहे हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है, उन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है, पर डॉक्टर की एडवाइस आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो ध्यान रखना यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट ये पर्टिकुलर पहनना है, तो ये पर्टिकुलर भी आप लोगों को पहनना है, क्योंकि पेशेंट का अपने को पूरा इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो रही है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इन दोनों कंडीशंस को मैंने शॉर्ट के अंदर आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया, कुशिंग सिंड्रोम भी और एडिसन्स डिजीज भी। क्लियर बात है क्या? पूरा लेक्चर कुशिंग सिंड्रोम का भी अपलोड होने वाला है और एडिशंस डिजीज का भी अपलोड होने वाला है, ठीक है? तो उस लेक्चर को वहां से आप लोग देख सकते हो। थैंक यू फॉर द क्लास।